देखेंगे, ठीक है। अब तक चैप्टर नंबर 8 में हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। और आज मैंने आपके पास पेपर भी देखे, आज मैंने कुछ पास पेपर भी देखे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं मैंने वो भी देखे हैं। हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन चैप्टर जब हमारा ये खत्म हो जाएगा तब करेंगे ताकि जेनेटिक्स सेक्शन खत्म हो जाए, फिर हम उसके क्वेश्चंस करें। अब देखें, अभी तक हमने जो पढ़ा है तकरीबन हमने 8 चैप्टर पढ़ लिया है। इसमें से जो क्वेश्चंस आए हैं वो क्रॉसेस पे आए हैं, यही कि कुछ क्रॉस गिवन है, फिर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव का आइडेंटिफाई करना है, या मदर कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बच्चा कैसा होगा। ये रेशोस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। मैंने जब पढ़ा रही थी तब भी कहा था कि सिंगल ट्रेड का रेशो का क्या होगा, डबल ट्रेड का क्या होगा, एपिस्टेसिस का, और एपिस्टेसिस की डेफिनेशन और उसके रेशो, क्योंकि एपिस्टेसिस में रिसेसिव का अलग है, डोमिनेंट के मॉडिफाई रेशो है। प्लियोट्रॉपी आज हम पढ़ेंगे क्या है, उसमें से भी क्वेश्चन आया है 2019 में। डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है, ये भी हमने पढ़े हैं। इन टॉपिक्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, इन पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आप अपने बुक खोल लें, ये इजी होता है पढ़ने में, फिर आप कवर करते जाएंगे। अब कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं, आपको पता है पॉली मींस मेनी, जेनिक मींस जीन्स है। हम उन ट्रेट की बात कर रहे हैं, वो ट्रेट जो ऑफस्प्रिंग से जनरेशन टू जनरेशन वेरी कर रहे हैं, और उन ट्रेट को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रही है, इसलिए हम कहते हैं कंटिन्यूअसली वेरिंग ट्रेट। मींस वो ट्रेट जो कोई भी कैरेक्टर है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, और पॉलीजेनिक इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा जीन उनको कंट्रोल कर रही हैं। अब देखते हैं, the trait that are controlled by 2 or more than 2 separate pairs of gene which manifest themselves in an additive fashion to yield continuously varying traits। वो traits जो कि कंट्रोल हो रहे हैं एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन से, वो क्या करते हैं, अपने आप को एक नए फैशन में लाते हैं ताकि कोई और ट्रेट हमें मिल जाए। दिस इज नॉन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये डेफिनेशन पे फोकस करें, जो बुक में बोल्ड लेटर्स हैं उन पे ज्यादा तवज्जो दें, बोल्ड लेटर्स पे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या, वो करेक्ट से ज्यादा जीन से कंट्रोल रहा था, लेकिन वो खुद को ऐसे मैनिफेस्ट कर रहा था देखिए, ताकि वो एडवांस करेक्टर है या एडिटिव कोई नया फैशन है, ऐसे अपने आप को जाहिर करे। दिस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। The simplest polygenic situation occurs when there are at least 2 gene pairs that affect the same trait in additive fashion। ये पॉलीजेनिक कब होगा, सिंपल पॉलीजेनिक क्या है, एक ट्रेट पे 2 जीन का असर होना। वैसे हमने पढ़ा था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, उसमें भी क्या था, एक एंजाइम को एक ही जीन कंट्रोल कर रही थी। और अभी हमने पिछले बार भी पढ़ा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक फॉर सपोज एक ही जीन का बेसिस की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर एक कैरेक्टरिस्टिक एक या एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करेगी तो हम उसको कहेंगे सिंपल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन अ सर्टेन टाइप ऑफ व्हीट, हम गंदम की बात कर रहे हैं, विथ कलर्ड कर्नल्स, उनके जो बाहर से जो छिलके होते हैं वो कलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 जीन पेयर्स फॉर कर्नल कलर्स, ईच विथ allele A and A, and distinguish the 2 pairs with subscript 1 and 2। आपको पता है कि हर जीन के पास 2 अलील होंगी, एक डोमिनेंट अलील, एक रिसेसिव अलील। अब हम इन्होंने क्या किया है, एक व्हीट का एग्जाम्पल लिया है जिसपे ये क्या कर रहे हैं, कर्नल के कलर को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया है, 2 लिए हैं जीन, 1 सबस्क्रिप्ट कर दिया है 2। अब इसके पास भी डोमिनेंट होगी, रिसेसिव होगी, इसके पास भी डोमिनेंट होगी, रिसेसिव होगी। इनको हम क्या कहते हैं, अलील्स। मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल कौन सा होगा, कल भी बताया था, ब्लड होगा, खाली ब्लड, क्योंकि ब्लड के पास ऐसी एक से ज्यादा बल्कि 3 अलील्स होती हैं। अब उन्होंने सबस्क्रिप्ट यूज किया है। फॉर सपोज डोमिनेंट के लिए A1, डोमिनेंट के लिए A2, रिसेसिव के लिए A1 एंड A2, विथ ऑल डोमिनेंट अलील्स A11, A22, 4 doses of pigments are produced. Thus, the color of the kernel will be deep dark red. With all the recessive A1, A2, no pigment is produced and white color remains। अब क्या होगा, सिंपल क्रॉस है। अगर ये कह रहे हैं कि सब डोमिनेंट मिल जाए, A11 पेयर बनाए,
A22 बनाए, ये डोमिनेंट है तो क्या इसका कलर होगा? डीप कलर होगा, डीप डार्क कलर। अगर इसके बदले रिसेसिव अपना पेयर बना दे तो नो पिगमेंट। पिगमेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? एनी सब्सटेंस विच प्रोड्यूस एनी पिगमेंट वो शो करते हैं। इसमें नो पिगमेंट होगा एंड वाइट कलर। अगर इसकी जगह पे तीसरा कोई क्रॉस बन जाए जिसमें ऐसे होगा तो ये होगा कैरियर, लेकिन यहाँ पे डार्क कलर बनेगा, डीप डार्क, व्हाइट नहीं, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव पे डोमिनेंट रहता है। जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दी थी, अगर याद ना हो तो, ये हमेशा घर का बड़ा छोटे बच्चे पे डोमिनेंट होता है, बड़े का हुक्म चलता है, छोटे का नहीं चलता। छोटे से हम सिर्फ काम करवाते हैं, सिर्फ ये ऐसा ही समझ लें। अब विथ ऑल रिसेसिव कलर कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा और व्हाइट कलर होगा। The intermediate number of dominant allele yields intermediate intensities of red color. अब इन्होंने कहा कि अगर कोई इंटरमीडिएट बन जाए, फॉर सपोज ऐसा कोई रिएक्शन बन जाए तो वो फिर इंटरमीडिएट कलर बनाएगा, ना इतना डार्क होगा ना ही व्हाइट होगा, इंटरमीडिएट कलर बनाएगा, स्किन कलर जैसे। अब एग्जांपल याद कर लें कि पॉलीजेनिक की एग्जांपल कौन कौन सी है। स्किन कलर, अब आप ऐसे याद करें, स्किन कलर अगर मैं ज्यादा काली हूं तो, अगर मैं ज्यादा काली हूं तो आप ज्यादा गोरे हैं, हम दोनों के बीच में कोई ऐसा भी होगा जिसका कलर नॉर्मल होगा। आप ऐसे याद करें। हाइट, अगर मेरी हाइट बहुत लंबी है, आप बहुत छोटे हो, लेकिन दरमियाने साइज वाले हाइट भी आपको मिलेंगी। इंटेलिजेंस, कोई ज्यादा होशियार होता है, कोई कम होशियार होता है, किसी की अक्ल ज्यादा होती है, कोई बेअक्ला होता है। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक आप खुद ही सोचें कि आप अपनी लाइफ में देखें, अपने आप में एग्जांपल्स ढूंढें कि पॉलीजेनिक ट्रेड हमारे अंदर क्या होंगे, फिर वो इजी हो जाएगा आपको याद करना। बल्कि रट्टा लगाने से ये बेहतर है कि आप खुद में सोचें। अब देखिए, कलर हो गए, नेल्स हो गए, ये सब मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये सब पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक है। हर ह्यूमन बीइंग से हर ह्यूमन बीइंग में ये डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स प्रोड्यूस, ये जो एग्जांपल है फ्लावर्स के, आपने देखे होंगे हर प्लांट पे एक जितने फ्लावर्स नहीं होते, किस पे कम होते हैं, किसी पे ज्यादा होते हैं, फ्रूट या सीड्स। जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मीट एंड एग प्रोड्यूस बाय एनिमल्स आर आल्सो सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेड। जैसे एनिमल दूध या गोश्त या कोई अंडा ही, कोई भी एनिमल प्रोड्यूस करता है। फॉर सपोज आपने देखा होगा, एग्जांपल अगर मैं याद करवाऊं, कि आपने कोई देखी होगी चिकन, कभी कभी वो अंडे नहीं भी देती, छोड़ देती है बीच में, और उसी फेज में कोई दूसरी मुर्गी अंडे दे रही होती है। तो ये पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक है। हर मुर्गी से हर मुर्गी तक ये डिफरेंट है। हर मुर्गी एक जितने अंडे नहीं देती, हर एनिमल एक जितना गोश्त नहीं देता, हर प्लांट एक जितने फ्रूट, एक जितने सीड्स नहीं प्रोड्यूस करता। ऐसे ट्रेड को हम कहते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड। ये क्वेश्चन आया है 2019 में कि प्लियोट्रॉपी क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, एग्जाम्पल कौन से हैं। तो आप याद करें, बल्कि सोचें खुद में कि कौन से ऐसे ट्रेट हैं या कौन से एनिमल्स में या प्लांट्स में जो हर किसी से डिफरेंट हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम आते हैं कि प्लियोट्रॉपी क्या है। ठीक है, अब आते हैं प्लियोट्रॉपी, इंटर रिलेटेड पाथवेज इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर क्या है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं, हम उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, लिपिड का होता है, जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। अब वो पाथवे जो इंटर रिलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म में, उनको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। Few synthetic pathways are simple. Synthetic pathway क्या होते हैं? सिंपल होते हैं, जिसमें किसी चीज की सिंथेसिस हो रही है, वो हमेशा पाथवे सिंपल होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर लिंक्ड टू others so that essential to additional pathway or more. ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जो सिंपल सिंथेटिक पाथवेज होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से लिंक रखते हैं। आपने शायद मेरा वो वाला लेक्चर सुना होगा जिसमें मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ाया होगा, पूरी चार्ट बना के मैंने पढ़ाया था। उसमें क्या था, मैंने कहा था कि एक एंजाइम अगर माउथ में हो रहा है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की
डाइजेशन करवा रहा है, माउथ में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो रही है, लेकिन स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो तकरीबन सब एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो सब जूसेस रिलीज होते हैं जो तीनों की डाइजेशन करवाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक पाथवे दूसरे पाथवे का इंडिपेंडेंट है, लेकिन लिंक जरूर रखते हैं एक दूसरे से। इन the illustration a lake of C example ले रहे हैं, substance lead to defect in two end products A and Z। for suppose ये कह रहे हैं कोई भी substance C है, कह रहे हैं एक हम substance ले रहे हैं जिसको हमने कहा C है, अगर वो एब्सेंट हो जाए तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना रहा था A and Z वो हमारे पास नहीं बनेगी। ये एक एग्जाम्पल दे रहा है, अगर C हमारे पास नहीं है तो ये भी हमारे पास नहीं बनेगा। Since metabolic pathways are commonly interrelated in this way, it is not surprising to learn that a gene, when studied carefully, is often found to have more than one phenotypic effect। ये कह रहे हैं जैसे मेटाबॉलिक पाथवेज एक दूसरे पे रिलेट करते हैं, वैसे ये सरप्राइज नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि एक जीन फिनोटाइपिक इफेक्ट दिखाई है। फिर बात आ गई फिनोटाइप और जीनोटाइप की। मैंने बताया है कि जो चीज नजर आ रही है, आप बल्कि आप भी गोरे हो, आपकी बहन भी गोरी है, दोनों फिनोटिपिकली नजर आ रही है जो चीज, वो दोनों गोरे हो, लेकिन हमें नहीं पता कि आया आपके पास दोनों जीन्स डोमिनेंट है या आया आप दोनों के पास दोनों जीन कैरियर है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ये हमें नहीं पता। जो नजर आने वाली चीज होती है वो फिनोटाइप, जो जेनोटाइप जो हमें नहीं पता वो जीनोटाइप। वन ऑफ दीज मे बी more pronounced than the others, but the latter are real and detectable। हम क्या कहते हैं, इन दोनों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक में भी प्रोनाउंस और मींस ऐसे ही बातों के लिए हो, लेकिन ये रियल और डिटेक्टेबल होते हैं कि हम फिनोटाइप किसी का डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन जीनोटाइप नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। जैसे मेंडल ने किया था, उसने तो अपना पूरा काम जीनोटाइप पे किया है, वो उसने कैसे फाइंड किया, वो सिर्फ उसने एक्सपेरिमेंट किए, हम नहीं फाइंड कर सकते जीनोटाइप किसी का भी। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब एग्जांपल दूसरा, इन अ फ्रूट फ्लाई द रिसेसिव allele responsible for white eye color are so influence the color of the testes and even the shape of the sperm receptacles in the female। अब ये क्या कह रहा है कि एग्जांपल ले रहा है फ्रूट फ्लाई का, उसमें जो रिसेसिव अलील जो फ्रूट फ्लाई के लिए रेस्पॉन्सिबल है वही हमारे ह्यूमन बीइंग में आई कलर और टेस्टिस का कलर और स्पर्म के शेप के लिए, ये दोनों तो आपको पता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल के, स्पर्म और टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। ये जो इनको अलील कंट्रोल कर रही होती है वही अलील फ्रूट फ्लाई को भी कंट्रोल कर रही होती है। ये सिर्फ हमें बताना चाहता है कि पाथवेज कैसे इंटररिलेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। इन किड्स the genetic factor responsible for white fur and blue eyes are result in deafness। वो फैक्टर, अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, वो फैक्टर जो वो अलील या वो फैक्टर के लिए फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर रही है, वही हम देखे हैं ह्यूमन बींग्स में स्पर्म और टेस्टिस को कंट्रोल कर रही थी, शेप और कलर उसका कंट्रोल करने का मतलब क्या, शेप और कलर। और ये देखें कि जो कलर व्हाइट फर को कंट्रोल कर रहा था और उसके ब्लू आईज को, जो अलील इन दोनों को कंट्रोल कर रही है, अगर वो अलील ह्यूमन बीइंग में एब्सेंट हो जाए या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो ह्यूमन बीइंग में डेफनेस कॉज करेगी, वो बंदा सुन नहीं सकता, डेफ होगा। ये देखिए यही बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि एनिमल्स में रिलेशन हो, बल्कि एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स दूसरे होगा जैसे चूहा, पक्षी, ये सारे जो भी चीजें हैं एनिमल्स में वो दूसरे से रिलेटेड हैं, उनकी जीन्स अलील्स वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी क्या है कि जो एक अलील है, जो एक फिनोटाइप, हाँ मीन्स ये केट का ही कैरेक्टर है, मैंने फिर एनिमल्स कह दिया, ये केट का ही कैरेक्टर है। जो जेनेटिक फैक्टर व्हाइट फर के लिए एंड ब्लू आईज के लिए रेस्पॉन्सिबल है केट में, वो ही उसमें डेफनेस भी काज कर रहा है।
ठीक है, ये ऐसा ही होगा। मींस अगर हम ओवरव्यू करें इन दोनों का कि वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम उसको कहते हैं कुछ जो जिसमें एक जीन मींस 2-3 जीन मिलके एक कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रही हैं। उसमें हमने क्या देखा कि कर्नल का, वीट का जो कर्नल होता है उसका कलर हमने एग्जाम्पल लिया। पिलियोट्रॉपी हमारे पास क्या है, वो पाथवे, वो अलील्स जो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती लेकिन एक दूसरे से लिंक जरूर रखती हैं, उसको हम कहते हैं पिलियोट्रॉपी। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि वो फैक्टर, वो अलील जो कि कंट्रोल कर रही थी कलर को, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए फॉर सपोज, तो कलर जाना चाहिए ना, व्हाइट फुर भी चला जाए और ब्लू आइज भी ना हो, लेकिन वो डेफनेस क्यों काज कर रही है, क्योंकि वो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रही है। The multiple effect of single gene or allele are termed pleiotropy। ये डेफिनेशन है pleiotropy की कि एक जीन या एक अलील का ज्यादा इफेक्ट करना, मींस कलर पे भी करना और डेफनेस पे भी करना, मींस एक से ज्यादा इफेक्ट है, उसको हम कहते हैं pleiotropy। One excellent example from humans is that the disorder of phenylketonuria। जो हमने पढ़ा था phenylketonuria क्या है, वो डिजीज है जिसमें बंदा अगर यूरिन पास करेगा, अगर वो यूरिन एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। फिर हमने उसमें देखा था कि अमाइनो एसिड कौन सा होगा, फिनाइलएलेनिन। अगर एसिड कोई पूछ रहा है तो अल्केप्टोन, उसकी वो ब्रोकन नहीं होगा। ठीक है, ये फिनाइलकेटोनुरिया हमने पढ़ा था। विच इज इनहेरिटेड एज सिंपल मेंडेलियन रिसेसिव ट्रेट। ये हमारे पास क्या है, रिसेसिव ट्रेट है जो कि इनहेरिट होती है, मींस हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आती है। In this unfortunate condition, severe mental retardation is a typical syndrome. Affected children, however, also tend to have light hair, light skin pigmentation. Blood and urine analysis reveal normal high level of phenylalanine, an amino acid concentrated in the protein of milk, cheese, egg, already described in chapter number 6। ये हमने पढ़ा। अब इसने क्या कहा है इसमें कि फिनाइलकेटोनुरिया जिस बच्चे में होती है, अनफॉर्चुनेटली वो जहनी तवाजुन उसका सही नहीं हो। पिलियोट्रॉपी की एग्जांपल है, एक अगर यूरिन को कंट्रोल कर रही है, अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो ही जीन मेंटल रिटार्डेशन को भी कंट्रोल कर रही थी। टिपिकल सिम्टम है इसका, मींस कॉमन सिम्टम। अगर फिनाइलकेटोनुरिया हो रही है तो मेंटल रिटार्डेशन जरूर होगी। ये इसमें बता रहा है कि जिसमें फिनाइलएलेनिन अक्यूमुलेट हो जाएगा, उसकी हाई लेवल होगी, लाइट हेयर्स होंगे, लाइट स्किन पिगमेंटेशन आपने देखी होगी, मींस किसी किसी की स्किन अजीब लग रही होगी, काव की तरह स्किन होती है, जिससे आपने काव देखी है कलर की, जिसमें व्हाइट कलर भी हो रहा होता है, फिर उस पे ब्राउन कलर के डॉट्स भी बने होते हैं, इसको हम कहते हैं लाइट स्किन पिगमेंटेशन। अब हाई लेवल्स ऑफ फिनाइलएलेनिन क्यों होगा, ये कॉमन सेंस है। फिनाइलएलेनिन अगर ब्रोकन नहीं हो रहा तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इसलिए हम कहते हैं हाई लेवल ऑफ फिनाइलएलेनिन अमाइनो एसिड। ये हमने पढ़ी थी, ये डिजीज याद कर लें, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ी थी। अब ये डायग्राम है, देखिए सब्सटेंस जो डी है हमारे पास, उस पे एंजाइम डी ऐड कर रहा है, सी प्रोड्यूस कर रहा है, सी पे एंजाइम सी करेगा तो बी करेगा। मींस एक सब्सटेंस पे एक एंजाइम जरूर ऐड कर रहा है लेकिन वो प्रोड्यूस दूसरा सब्सटेंस कर रहा है। मींस एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रिलेट करता है। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो ये सब्सटेंस बनेगा ही नहीं और आगे वाले पाथवे कंटिन्यू होगे ही नहीं। इसका मतलब यही हुआ कि भली ये इस पे डिपेंड ना कर रहा हो, ये सब्सटेंस सी डी पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन ये लिंक जरूर कर रहा है। अगर सी एंजाइम डी की वजह से बना ही नहीं तो आगे बी कैसे बनेगा। इसका मतलब यही है कि भली वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक जरूर रख रहे हैं। ठीक है, अब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर क्या है, अब आप मुझे बताएं। मैक्रोफेज होगा, क्रॉसिंग ओवर उसमें होती है। फिर से आप देखें, पहला फेज होता है लेप्टोटीन है शायद, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये फिर अगर आपकी कोई गलती है तो फिर मियोसिस पढ़े, फिर स्टेजेस पढ़े, रिवाइज करें, जब तक आपके पास टाइम है टेस्ट तक आप रिवाइज करते जाएं। ठीक है, अब हम आते हैं लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर कि कैसे
लिंकेज बनती है और कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। हम तकरीबन इसको प्रोसेस को नाम देते हैं साइनेप्सिस। अगर मैं इसका आपको कॉमन एग्जांपल बताऊं, साइनेप्सिस हमारे न्यूरॉन्स में भी होती है। जो हमारा न्यूरॉन क्या है, अगर कोई पूछे कि हमारा बेसिक यूनिट है, जैसे किडनी का आप पढ़ेंगे, हम चैप्टर नंबर 2 है शायद, नहीं चैप्टर नंबर 3 है शायद, या 1 है, पता नहीं, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर पढ़ेंगे जब हम किडनी का जो बेसिक यूनिट कौन सा है, नेफ्रॉन। सेम एज जो न्यूरॉन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन का बेसिक यूनिट है न्यूरॉन। उसमें भी जो उसके डेंड्राइट्स हम देखेंगे, डेंड्राइट्स में भी साइनेप्सिस होती है। मींस वो लिंक कैसे कर रहा है, हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, कैसे एक सेल, एक न्यूरॉन, कोई सा भी सेल ले रहे हैं, कुछ सा भी आप ले लें, कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, वो एक दूसरे से रिलेट कैसे हैं, वो लिंकेज करते हैं, साइनेप्सिस करते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या कह रहा है हमें। अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेटिव एस्टिमेट there are thousands of genes in the 4 pair of chromosomes of Drosophila। अब इसने ड्रोसोफिलिया का एग्जांपल लिया। उसने क्या कहा कि उसमें जो जीन्स, thousands of genes होती है, ज्यादा जीन्स होती है, और ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होती हैं। ड्रोसोफिलिया में कितने पेयर्स है क्रोमोसोम्स के? 4। और हमारे पास कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें thousands of genes मिल रही हैं हमें। It means that each chromosomes contain a large number of genes. Similar is the situation in all organisms। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्रोमोसोम के पास ज्यादा जीन्स हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 100 है, 200 है, इतनी जीन्स है। और ये सिचुएशन हर ऑर्गेनिज्म में होती है। द क्रोमोसोम बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है? सिंगल यूनिट या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। All the genes in a given chromosome tend to remain together during inheritance। जो भी हमारे पास जीन्स होती हैं वो तकरीबन साथ आ जाती हैं इनहेरिटेंस में, क्योंकि जब कोई चीज इनहेरिट होती है पहले उनको साथ आ जाना चाहिए, फिर जो चीज इनहेरिट होनी चाहिए होती है वो हो जाती है। This tendency of gene in a chromosome to remain together is called linkage। ठीक है, कोई भी, अच्छा टाइम खत्म होने वाला, अगर मीटिंग एंड हो जाए, टाइम खत्म होने वाला है, फिर दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब क्या जो भी टेंडेंसी होती है जीन्स की हो, अलील्स की हो, इन क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। डेफिनेशन से बार बार फोकस कर रही हूँ, याद रखिएगा आप डेफिनेशन। कोई भी टेंडेंसी हो, कोई भी ऐसी ताकत जो जीन को साथ रख रही है क्रोमोसोम में, उसको हम कहते हैं लिंकेज। लिंकेज बहुत टाइप्स की होती है और हर जगह पे कोई ना कोई लिंकेज हो रही होती है। However, this linkage is not absolute and the genes do not remain locked up in the same chromosome forever। ये कह रहा है कि ये जो जीन होती है ये हमारे पास एब्सोल्यूट लिंकेज नहीं होती, क्योंकि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम में रहती ही नहीं है हमेशा के लिए, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाती है। अगर क्रॉसिंग ओवर भी हो गई तो कुछ जीन्स उसके पास चली जाएगी, मींस परमानेंट तो रही नहीं क्रोमोसोम में। इसलिए कहते हैं कि जो लिंकेज क्रोमोसोम में होती है वो एक्चुएट नहीं है, परमानेंट नहीं है। During meiosis, the homologous chromosome come together and form pairs, a process called synapsis। अब आप खुद सोचें कि साइनेप्सिस किस में होती है? मिडिल फेज में होती है, मिडिल प्रोफेज में। अब आप देखना किस में होती है। ये देखिए, जब हमने मियोसिस पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि उसमें साइनेप्सिस हो रही है, क्रोमोसोम साथ हो रहे थे, पहले टेट्राड फॉर्मेशन हो रही थी, फिर बाइवेलेंट, इसके बीच में ट्रांसमेटा फॉर्मेशन हो रही थी। साइनेप्सिस क्या है कि जो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ आ रहे थे, पेयर बना रहे थे। देन सून आफ्टर दे समटाइम्स एक्सचेंज सेगमेंट म्यूचुअली, अ प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। फिर क्या करेंगे, जब वो आ जाएंगे साथ तो अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर देंगे, एक क्रोमोसोम दूसरे का लेगा, दूसरा क्रोमोसोम उसका लेगा। इसको हम प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के हमने पढ़े थे कि क्यों जरूरी है, ताकि वेराइटी प्रोड्यूस हो। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जैसे आपके पेरेंट्स से आधे कैरेक्टरिस्टिक माँ से मिलते, आधे कैरेक्टर से बाप से तो मिल नहीं थे, तो वो सेम ही रहते, कोई वेराइटी प्रोड्यूस नहीं होती। इसलिए क्रॉसिंग ओवर लाजमी है ताकि ऑफस्प्रिंग में कोई ना कोई वेरिएशन प्रोड्यूस हो। आपने सुना होगा कि तकरीबन पहले क्या करती थी, पहले जो अम्मी होती थी किसी के भी, हम कहते थे कि पाकिस्तान बहुत पहले काले थे, ये गोरा रंग क्यों आया? उन्होंने क्या किया, उनकी माओ ने अपने बच्चे की शादी गोरी लड़कियों से करवाई ताकि ये काला रंग खत्म हो जाए। मजाक नहीं है, ये सच है।
उन्होंने क्या किया था, गोरी लड़कियों के साथ शादी करवाई, जो बच्चे पैदा हुए वो इंटरमीडिएट थे, ना काले थे ना इतने गोरे थे, बल्कि हम जैसा कलर रखते थे, पाकिस्तान का कलर तो नॉर्मल है, इंटरमीडिएट है, वैसा कलर रखते थे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो हम आज तक काले ही रहते, वेस्ट इंडीज लगते। ठीक है, दिस एक्सचेंज अकर्स रेंडमली अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। ये जो एक्सचेंज हो रही होती है, जो लेंथ होती है पूरी क्रोमोसोम की, सेंट्रोमियर से लेके लास्ट तक, जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिड या आर्म ऑफ क्रोमोसोम, वहीं तक ये एक्सचेंज हो रही होती है। मींस अगर हम देखें, यहाँ में अगर एक क्रोमोसोम बनाऊं, ये उसका होता है सेंट्रोमियर, जहाँ पे वो अटैच होता है, ये उसके आर्म्स जिसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। अगर फॉर सपोज ये सेगमेंट लूज हो रहा है तो ये सेगमेंट पूरा लूज होगा, ऐसे नहीं है कि आधा लूज हो रहा है। और अगर दूसरा क्रोमोसोम है तो ये दूसरे का भी पूरा होगा, ये फिर एक्सचेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि मैं इसका आधा ले लूं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, the chromosome carries some genes that were earlier located in a different member of their pairs of homologous chromosome। ये बात वही आ गई कि अगर वो सेगमेंट अपना चेंज कर रहे हैं तो उनकी जो जीन्स पहले क्रोमोसोम पे थी, अब वो उसका पेयर सेम ही होमोलोगस क्रोमोसोम के दूसरे पेयर पे आ गया। अगर उन्होंने सेगमेंट चेंज किया तो जो जीन्स वहां पे, अभी यहाँ पे मैंने किया ना, अगर जो जीन्स यहाँ पे थी लोकेट, वो अब इसके पास चली गई और इसकी जीन्स इसके पास चली गई, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्यों नेसेसरी है? ताकि हमारे पास वेराइटीज प्रोड्यूस हो। अब देखें, ये देखें, सेंट्रोमियर है, इंटरनल क्रोमेटिड्स है, ये इसने जीन पेयर्स बताए दो, वाई वाई। और ये याद रखना कि अगर कोई जीन पूछ रहा है पेयर में तो गलती मत करना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव बनाना, एक बड़ी एक छोटी, ये तो लाजमी होंगी होंगी, ये कंप्लीट जीन होगी क्योंकि दो अलील होगी। ऐसे नहीं आप ऐसे बनाने, ये जीन नहीं है, इनकम्प्लीट है, ऐसे होगा, एक डोमिनेंट एक अलील, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट। अभी देखिए दो है, ये एक जीन पेयर है, ये दूसरा जीन पेयर है, ये इसका आ गया। अब जब इन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर की, तो ये ऊपर चले गए, ये अभी फिलहाल ये इंटरनल क्रोमेटिड्स कर रहे हैं। मींस जो अंदर वाले आर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरनल क्रोमेटिड्स, ये जो बाहर वाले आर्म्स हैं इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल क्रोमेटिड्स। अभी देखिए ये इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कर दी, ये कर रहा है, ये कर रहा है। अब इन्होंने अपने इस जो करने हैं, ये वाला सेगमेंट ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, इन्होंने अपने जो करने सेगमेंट एक्सचेंज करने। अब यहाँ पे देखना, इन्होंने एक्सचेंज कर दिए, यहाँ पे देखें, अब आपको समझ दिखाई देगा, ये Z वाला जो है डोमिनेंट, ये इस साइड पे है, रिसेसिव वाला इस साइड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, डोमिनेंट वाला इस साइड पे है, रिसेसिव वाला इस साइड है। मींस इन्होंने अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। Such exchange of chromosomal segments or crossing over may occur at more than one point in homologous chromosome in a single meiotic division। ये क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, एक ही पॉइंट हो, क्रॉसिंग ओवर एक से ज्यादा पॉइंट पे भी हो सकती है इसमें homologous chromosomes में। In Drosophila the dominant gene V for the normal wings and the recessive allele V for the vestigial wings। वेस्टिजियल हम किसको कहते हैं? हमारे बॉडी में भी कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स जो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन हमारे काम के नहीं है। जैसे हमारे पास, आपने देखा होगा इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे, पहले हम जैसे बंदर की शक्ल कहते हैं, हमारे पास जो बंदर की पूंछ बना रही होती है वो हमारे पास जीन मौजूद है, लेकिन वो वेस्टिजियल है, इसलिए हमारी कोई पूंछ नहीं है। अगर वो जीन काम आ जाए किसी के बंदे में, अल्लाह ना करे, अगर वो जीन एक्टिव हो जाए तो उस इंसान में पूंछ पैदा हो जाएगी। ये एग्जांपल दे रहे हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे पास, अगर इंसान में आ जाए तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब हम ड्रोसोफिला का एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें वेस्टिजियल विंग्स हैं रिसेसिव का। And dominant gene B for the gray body color and B for the black body color are located in the same pair of chromosome. If they are linked, they tend to be inherit together, B with B, V with B and V with B। अब देखें ये क्या कह रहा है कि इसने एग्जाम्पल लिया है ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिया, दो इसने जीन लिए, ये जीन ली है इसने नॉर्मल विंग्स के लिए, नॉर्मल विंग्स, ये जीन इसने ली है वेस्टिजियल विंग्स, मींस विंग्स हैं उसमें मौजूद लेकिन काम नहीं कर रही। ये ब्लैक उसने लिया है ब्लैक कलर के लिए, ये ब्लैक कलर के लिए, और ये शायद ब्लू कलर के लिए था, ब्लैक बॉडी कलर एंड ग्रे बॉडी कलर, ग्रे कलर।
अब इसने डोमिनेंट का डोमिनेंट से पेयर बनाया, रिसेसिव का रिसेसिव का पेयर बनाया। इससे अगर V एंड B मिल जाए तो मींस नॉर्मल विंग्स होंगी और ग्रे बॉडी कलर। और अगर V विथ B मिल जाए, V ये छोटा वाला बनाए, V एंड B, तो ये क्या होगा, वेस्टिजल विंग्स होंगी, प्लस में जो होगा बॉडी कलर कौन सा होगा, ब्लैक। ठीक है, it implies that when a homozygous VBBB fly is crossed with a homozygous recessive fly, all offerings would be VBBB normal winged gray body color flies। यहाँ तक हम करके देखते हैं कि ये सच भी बोल रहा है या ऐसे छोड़ रहा है। ठीक है, इसने क्या किया कि जब हम डोमिनेंट को रिसेसिव से मल्टीप्लाई करेंगे, डोमिनेंट को मैंने क्या किया, रिसेसिव से मल्टीप्लाई किया। सेम इजी मेथड है, टाइम बचाने के लिए हमने 4 बॉक्सेस बना दिए। मैंने यहाँ पे वी बी लिख दिया, बी बी लिख दिया, बी बी लिख दिया, बी बी लिख दिया। अब क्या होगा, या बी बी लिख दें या बी बी, जो भी आप करें, हम फिलहाल देख रहे हैं कि डोमिनेंट होंगे नहीं। अगर वी बी यहाँ पे आ गया फॉर सपोज, तो एक डोमिनेंट आ गया, मीन्स नॉर्मल कलर होगा और नॉर्मल विंग्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे बी बी आ गया, वी बी आ गया, मीन्स ग्रे कलर होगा बॉडी का, क्योंकि बी डोमिनेंट एक मौजूद है। यहाँ पे वी आ गया, मीन्स बी सॉरी बी मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक रिसेसिव ट्रेट बन गया। नहीं, यहाँ पे डोमिनेंट है, मीन्स नॉर्मल विंग्स। यहाँ पे बी 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 मीन्स क्या हुआ हमारे पास, ग्रे कलर। सही का, अगर हम डोमिनेंट ट्रेट को फुल डोमिनेंट है, अगर यहाँ पे कोई भी रिसेसिव होता, डोमिनेंट है ये भी, अगर यहाँ पे कोई भी रिसेसिव होता तो जरूर एक इसमें से रिसेसिव बनता ही बनता, लेकिन ये पूरा डोमिनेंट है, डोमिनेंट रिसेसिव पे कंट्रोल करेगा, इसलिए ट्रेट में से कोई भी रिसेसिव नहीं बना। हाँ, कैरियर बने, किसी में एक डोमिनेंट है, किसी में 2 जीन ऐसी हैं जो कि डोमिनेंट है, लेकिन उनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, जो फिनोटाइप हमें नजर आएगा, वो डोमिनेंट है। When one of the heterozygous flies, जो मैंने अभी कहा, अगर ये होमोजाइगस थे, मीन सब सेम थे, डोमिनेंट थे, अगर ये हेट्रोजाइगस को मल्टीप्लाई करेगा होमोजाइगस रिसेसिव से, तो जो सारे ऑफस्प्रिंग स्प्रिंग्स होंगे वो सारे ग्रे कलर और नॉर्मल विंग। अब ये हेट्रोजाइगस होगा, अगर फुल डोमिनेंट नहीं है, अगर ये हेट्रोजाइगस कोई भी पेयर लेगा, अगर वो रिसेसिव से मल्टीप्लाई करवा रहा है, क्रॉस करवा रहा है, तो ऑफस्प्रिंग में से जरूर कोई ऑफस्प्रिंग होगा जो कि वेस्टिजियल होगा और ब्लैक कलर में होगा। यहीं पे देख लें आप, इसने क्या किया, हेट्रोजाइगस से करवाया है रिसेसिव से। देखिए 2 ऐसे थे जिनके पास ब्लैक कलर है और विंग वेस्टिजियल है। अगर फुल डोमिनेंट ट्रेट को करवाएंगे तो फिर भी बचत हो जाएगी, डोमिनेंट ही आपको मिलेगा, लेकिन फिनोटाइप में, जीनोटाइप में कुछ कैरियर होंगे। ठीक है, remain completely linked and no crossing over takes place, then only 2 types of individuals would appear equally in the offspring that would resemble the 2 parents grain, a gray bodied normal wing and black bodied vestigial wing। अगर आप हेट्रोजाइगस को रिसेसिव से क्रॉस करवाएंगे तो रेशो 2:2 मिलेगा, 2 ऐसे होंगे जो नॉर्मल होंगे और 2 ऐसे होंगे जो वेस्टिजियल होंगे और ब्लैक होंगे। ठीक है, अब सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज कैसे करेंगे, सेक्स को हम किसी के डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं और उनकी लिंकेज कैसे होती है। It was found in early years of this century that whereas in plants and animals most of the chromosomes are pairs। हमें पता चल गया था शुरुआत में ही जब हमने क्रोमोसोम की स्टडी की थी, क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। homologous pairs, the member of one pair are not homologous, the two differ from each other morphologically। अगर कोई क्रोमोसोम होमोलोगस नहीं है तो वो एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिफर करेंगे, मींस उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। The exact pattern of difference of chromosome between males and females of various organism is different। हर क्रोमोसोम में, जो हर एनिमल के क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो हर एनिमल में डिफरेंट होता है। हमने पढ़ा था एग्जाम्पल इसका, कुछ ऐसे एनिमल्स थे हमारे में, क्या होता है, जो फीमेल होती है उसके पास दोनों एक्स होते हैं, मेल के पास डिफरेंट होते हैं, वाई होता है, लेकिन एक्स वाई। लेकिन जो कुछ एनिमल ऐसे थे जिनमें फीमेल के पास डिफर था और मेल के पास सेम था, जिसमें हमने क्या किया था, ZW से मींस रिकॉग्नाइज किया था। वो एनिमल शायद थे मोल्ड, फिशेस। इसमें क्या होता है, पोजीशन अल्टर होती है। The simplest situation chromosomal difference in found in grasshoppers। ऐसी एक क्रोमोसोम की जो डिफरेंट
शो होती है वो होती है ग्रास होपर में, इन विच मेल है 1 क्रोमोसोम लेस देन द फीमेल। उसमें क्या था, खाली पोजीशन डिफरेंट थी, लेकिन इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो ग्रास होपर में कम होता है। मींस अगर फीमेल के पास 24 है तो मेल के पास 23 है। ये भी एग्जांपल याद कर दिए। ग्रास होपर किसका एग्जांपल है, जिसमें एक क्रोमोसोम कम होता है, ठीक है। अगर फीमेल के पास 24 है तो मेल के पास कितने हैं, 23। If the female possesses 12 pairs and all egg possess half of 24, male however have 23, 11 pairs plus 1. At the time of spermatogenesis means sperm formation, when every single cell divide finally to give rise to daughter cell, the unpaired chromosome passes to one of the daughter cell, give rise to two type of sperm, one with 11 chromosome and one with 12 chromosome. अब ये क्या कह रहा है कि जिस मेल में क्रोमोसोम कम होगा, जब मियोसिस होगी, गेमीट्स की फॉर्मेशन होगी, तो अगर गेमीट्स की फॉर्मेशन हो रही है तो मेल फीमेल में तो वो मीन इक्वली होगी, एक के पास 12 दूसरे के पास 12, क्योंकि 24 क्रोमोसोम्स है। लेकिन अगर मेल में हो गई तो एक के पास 11 क्रोमोसोम्स होंगे, एक के पास 12 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। Both the type of sperms are produced in equal number. Fertilization of grasshopper eggs जिसमें 12 क्रोमोसोम है is possible with two type of sperm. उसकी कितने के साथ हो सकती है, तो 12 क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज करे एक को, या तो 11 क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज करे एक को। अब मेल अपीयर्स, अगर 12 वाला करेगा फिर 24 हो गए तो फीमेल अपीयर होगी। अगर 11 वाला करेगा, 11 और 12 कितने होंगे, 23, मींस मेल प्रोड्यूस होगा। This odd chromosome which determine the sex of the individual is termed as sex chromosome. The other chromosome which are similar in male and female are called autosome. ये हमने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम सेम होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोसोम, या बॉडी के जो क्रोमोसोम होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो मेल फीमेल में डिफरेंट होते हैं, वो एक पेयर होता है, ठीक है। In many animals, example mammals include male, men. Mammals क्या है, हम आपने पढ़ा होगा, क्लास है एक एनिमेलिया की, फाइलम एनिमेलिया, जिसकी क्लास है मेमल्स, उसमें मैन इंक्लूड होता है। The difference in male and female is not of the whole chromosome, but the shape of one chromosome in one sex, which is unlike its mate and unlike any chromosome in the opposite sex. कह रहा है कि हम अगर एनिमल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, मेन भी मेमल्स का एग्जाम्पल है, इंसान मीन्स वो भी मेमल का एग्जाम्पल ले, लेकिन उसमें खाली क्रोमोसोम का फर्क नहीं होता। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि सेक्स क्रोमोसोम का हमारे अंदर खाली क्रोमोसोम का फर्क नहीं है, लेकिन शेप का भी फर्क है। एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थोड़ा छोटा है। अनलाइक जो उसका मेट है मींस अपोजिट सेक्स, उसको कहते हैं। इन मेन each sex chromosome cell has 46 chromosomes of which 44 या means 22 pairs जो है सिमिलर होते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, एंड जो 23rd पेयर होता है इन फीमेल कंटेन ऑफ means consist of two similar chromosomes, but in male 23rd pair differ in shape. वो शेप में डिफरेंट करता है। one of the two is like those of female but the second is much smaller. These are called sex chromosome. अगर एक जो होता है फीमेल की तरह होता है, अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, मींस जो एक्स होता है वो फीमेल की एक्स की तरह होता है, लेकिन जो वाई होता है वो मच मेनी मोर में डिफरेंट होता है उससे। The two chromosome of the female, ये हम क्या कर रहे हैं, determination of sex chromosome कर रहे हैं। The two chromosome of the female and one of the male which are alike known as means different है, उनको means same है जो, उनको हम कहते हैं X chromosome, और जो unlike होते हैं means different है, उनको हम कहते हैं Y chromosome. The human female possesses a genotype of 44 plus X. 44 मीन्स क्या है, ऑटोसोम मीन्स 22 पेयर्स, एंड प्लस एक्स जो उसका 1 सेक्स क्रोमोसोम है। Whereas the genotype of male possesses 44 plus 1 सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ तक बात पहले भी हो चुकी है, ये फिर मजीद क्लियर हो गई। The above stated situation that the male is heterogametic. heterogametic क्यों है, क्योंकि उसके पास एक्स वाई है, सेम नहीं है। Produce two type of sperm. The female homogametic produce similar and one type of egg genetically found in many animals, but in some animals the position is reversed. Moth, birds and some fishes. मैंने कहा कि some animals कौन से, moth, birds and fishes, उसमें क्या होता है, पोजीशन अल्टर होती है। मेल जो होता है वो होमो होता है, होमो,
एंड जो फीमेल होती है वो हेट्रो होती है। फिर हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए उससे ZW का सिंबल देते हैं, ठीक है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है? A form of inheritance in which the transmission of genetic material is correlated with the sex of the parents is called sex-linked inheritance, or any genetic trait which is transmitted through sex chromosome is called sex-linked inheritance. अब ऐसा कोई इनहेरिटेंस या ऐसी कोई ट्रांसफर जिसमें हमें पेरेंट्स में से कोई भी चीज मिल रही है या जेनेटिक मटेरियल, उसको हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये एक जेनेटिक ट्रैट है जो कि ट्रांसमिट किससे होता है? सेक्स क्रोमोसोम ट्रांसमिट करता है। ये तो लेकिन एंट्री टेस्ट में आसान आसान सवाल में भी दिमाग काम नहीं करता। लेकिन अगर कोई पूछे कि हम कैसे ट्रांसफर होता है जेनेटिक मटेरियल, तो कॉमन सेंस है सेक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम को ही हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस या कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेक्स डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं? ये तो ह्यूमन का था, अब ड्रोसोफिला में कैसे करते हैं? ड्रोसोफिला का नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलेंगोगेस्टर ब्लैक बिल्ड ड्यूक लवर। ये ब्लैक बिल्ड ड्यू लवर क्यों कहते हैं? ये इसे बहुत प्यार करता है। ब्लैक बिल्ड ड्यू क्या होता है? ये इसे बहुत प्यार करता है। इज अ कॉमन फ्रूट फ्लाई विच कैन बी सीन हॉवरिंग अराउंड ओवर राइप फ्रूट। जो कि राइप फ्रूट्स होते हैं उसमें से वो बह रहा होता है। ड्रोसोफिला को वो बहुत पसंद है, इसलिए हम कहते हैं वो उसका लवर है। T.H. मॉर्गन ने क्या किया था जिसको नोबेल प्राइज मिला था? फर्स्ट सिलेक्टेड दिस फ्लाई एज इज एक्सपेरिमेंटल एनिमल। उसने ड्रोसोफिला को क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे चूज किया। जैसे ग्रैंड पी किसने यूज किया था? मेंडल ने। He noticed, जिसको हमने क्या नाम दिया था? पिसम सेटिवम, इसका भी नाम याद कर लें। He noted that the male and female Drosophila have difference in the chromosome. The karyotype is shown. उसमें क्या था कि उसके जो सेक्स क्रोमोसोम है वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए मेल सेक्स क्रोमोसोम हुक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन फीमेल के सेम है। और ये भी आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा शायद, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अगर ऐसा कोई सिंबल है ये मेल है, अगर ऐसा कोई सिंबल है तो ये फीमेल है, ठीक है। This shows that there are 3 pairs of chromosomes which are same in male as well as female fly. These are called autosomes, but the difference lies in 4th pair, जिसको हम कहते हैं sex chromosome. The female has both the chromosome of 4th pair similar and rod shaped. उसमें जो फीमेल के पास है वो सेक्स क्रोमोसोम भी सेम है, जिसका शेप कौन सा है? रॉड शेप्ड है। यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, दोनों सेम है एंड रॉड शेप्ड है। On the other hand, male has both of the chromosome and differ from one another. One chromosome is rod shaped, जो कि X chromosome है मेल का, वो rod shaped है, and the other is hook shaped, जिसको हम कहते हैं। This 4th pair of the chromosome has been designated as sex chromosome. उसको हमने क्या नाम दिया? कैसे किया? फीमेल में दोनों rod shaped है, लेकिन मेल में एक rod है, एक hook shape है। This 4th pair has been designated as sex chromosome because this pair is going to decide the sex in Drosophila. इसी क्रोमोसोम पेयर की वजह से हमें पता चलेगा कि ड्रोसोफिला मेल है या फीमेल है। Moreover, the rod-shaped sex chromosome, 2 of the female and 1 of the male which are alike. 2 means female के कौन कौन से? दोनों X, एंड मेल का जो X है वो अलाइक है, मीन्स सेम है, जिनको हमने नाम दिया X क्रोमोसोम। और एक क्रोमोसोम है वो डिसिमिलर है, जिसको क्या हुआ? इंडिविजुअल गेटिंग XS विल बी एज फीमेल एंड रिसीविंग XY विल बी मेल। अगर किसी के पास XS मिल गया तो वो फीमेल होगी, और किसी के पास अगर ड्रोसोफिला के पास XY होगा तो वो मेल होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमाइन हमने कैसे किया? अगर वो रॉड शेप्ड है दोनों XX, अगर ड्रोसोफिला मेल है तो XY, एक रॉड शेप्ड है, एक हुक शेप्ड है। इसको हमने कहा तीनों को, 2 फीमेल के एक मेल का, ये तीनों अलाइक है, मीन सिमिलर है, और ये एक जो है वो अनलाइक है, मीन्स डिसिमिलर है, ठीक है। इसको हमने क्या नाम दिया? इसकी वजह से जो अनलाइक है हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर किसी के पास XS है मीन्स फीमेल है वो, अगर किसी के पास बाय है मीन्स मेल है वो, ठीक है। अब इनहेरिटेंस, अब हमने ये उसका सेक्स डिटरमाइन किया है। अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसे होती है ड्रोसोफिला में? T.H. मॉर्गन ने क्या किया था? परफॉर्म किया था वेरियस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विद वाइल्ड टाइप रेड आइड ड्रोसोफिला। उनकी आंखों पे उसने किया था।
एक उसने आंख देखी कि ड्रोसोफिला की जो आंख है वो रेड कलर होती है। ही नोटिस अ वाइट आइड म्यूटेंट। अब उसने ऐसे ही शायद बैठा हुआ था तो उसने ड्रोसोफिला देखा, उसकी आंख वाइट थी, लेकिन उसने फिर ये सोचा क्योंकि ड्रोसोफिला की तो आंखें जो होती है वो तो रेड होती है, फिर ये वाइट कैसे। फिर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, फिर उसने देखा कि जो आई वाइट हो रही है वो म्यूटेशन की वजह से हो रही है। This was male and turned out to be true breeding strain of white-eyed flies. उसने देखा कि जो white वाला है वो मेल है एंड वो ट्रू ब्रीड है, मीन्स प्योर व्हाइट आइड फ्लाइज जो मल्टीप्लाई कर रही हैं उसका प्योर ऑफस्प्रिंग है। ऐसे नहीं कि कैरियर होगा, बल्कि प्योर है, मीन्स दोनों रिसेसिव होंगे उसके पास। प्योर का मतलब ये है। He crossed this white female, white-eyed male and two red-eyed female. The F1 and F2 population followed the simple Mendelian ratio, but when white-eyed female was crossed with red-eyed male, the result was not similar. इसने क्या किया कि व्हाइट आई वाला था जो मेल पहले, उसने मल्टीप्लाई किया रेड आई फीमेल से, तो रिजल्ट जो भी निकला डोमिनेंट का निकलेगा, जैसे मेंडेलियन बता चुका है। मेंडेलियन का रेशियो उसने फॉलो किया। जब इसने अपोजिट कर दिया, व्हाइट फीमेल थी एंड मेल रेड था, तो इसने देख फॉलो हुआ। क्यों नहीं हुआ आप खुद ही सोचे। अगर फीमेल व्हाइट है तो मीन्स दोनों एक्स उसके पास है व्हाइट है, तभी तो। अगर एक भी एक्स डोमिनेंट होती तो रेड होती ना। फीमेल में क्यों अपोजिट हुआ, इसी वजह से दोनों सेम होते हैं। अब ये दोनों रिसेसिव है। अगर मेल का जो था एक्स वाई है, अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जरूर ऐसा होगा जिसमें व्हाइट आएगा ही आएगा। अगर ये एक्स इसके पास भी गया तभी व्हाइट होगा, अगर ये एक्स इसके पास गया तभी व्हाइट होगा। इसीलिए रेशियो मेंडेलियन का फॉलो नहीं हुआ। उसने क्या कहा था, अगर डोमिनेंट रेसेसिव से मल्टीप्लाई करेगा तो 100% डोमिनेंट आएंगे ही आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखते हैं क्यों नहीं हुआ। This to examine the detail of various crosses made by T.H. Morgan, we are giving their representation in figures. We have represent the R for red-eyed and R recessive for white-eyed. Cross number 1. When red-eyed female is crossed, ये दोनों dominant है क्योंकि red-eyed dominant trait है हमारे पास, is crossed with white-eyed. White ये R show कर रहा है recessive को by. The F1 generation shows all red flies. जब इन्होंने डोमिनेंट रेड कलर को मल्टीप्लाई करवाया रिसेसिव मेल से, मेल का कौन सा कलर था, व्हाइट। जब यहाँ पे मैंने बताया अगर व्हाइट वाला मेल होगा और रेड आई वाली फीमेल थी तो मेंडेलियन रेशियो फॉलो होगा, ऑल डोमिनेंट होगी, ऑल रेड होगा। चाहे वो कैरियर हो उससे हमें कुछ नहीं है, लेकिन रेड होगा। ठीक है। जब F2 जनरेशन हुआ, इसने क्या किया कि रेड आइड एंड व्हाइट आइड फ्लाइड इन रेशियो ऑफ 3:1 मीन सिंगल ट्रेट है, एक ट्रेट को मल्टीप्लाई किया है खाली कलर ऑफ द फ्लाइज को, उसकी आंखों की कलर का हमने ट्रेट लिया है, तो रेशियो कौन सा होगा, सिंगल ट्रेट रेशियो होगा। वो रेशियो कौन सा था हमारे पास, 3:1। ऑल फीमेल जो थे हमारे पास रेड थे, लेकिन बट हाफ मेल जो थे रेड थे, हाफ मेल वर व्हाइट। ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। अगेन फीमेल फ्लाइज वर ऑफ 2 टाइप्स। इसमें क्या किया, जब पहले क्या व्हाइट को हम मल्टीप्लाई करवाया था, मेल को रेड आइड फीमेल को, सब हमारे पास जो भी फ्लाइज मिली थी F1 जनरेशन में, F1 में वो सब हमारे पास रेड आइड फीमेल्स थी। मेल भी कौन से थे, रेड आइड। जब फिर से इसने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो रेड आइज मिली थी फ्लाइज, अब यहाँ पे जो फ्लाइज मिली वो कैरियर होंगी इसमें से कोई ना कोई। अब जब इसने हेट्रोजाइगस मींस इसका जो ट्रेट होगा हेट्रोजाइगस होगा, जब इसने दोबारा मल्टीप्लाई करवाया तो हाफ मेल हमारे पास ऐसे थे जिनके रेड था, हाफ फीमेल थे जिन हाफ रेड थे और हाफ व्हाइट थे। ये हम क्रॉस करते हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। अगेन फीमेल फ्लाइज वर ऑफ 2 टाइप्स, one produce only red type of offspring, other produce half red and half white eyed offspring. अब क्रॉस 2 किस कैसे के हुआ, when red eyed male जिसके पास डोमिनेंट है R, XR means dominant, is crossed with white eyed female recessive के साथ, result are different from cross 1. In F1 both type of flies were produced, that is red and white दोनों हुए थे,
Moreover, all the red-eyed are females and all white-eyed are males. In F2 generation, again, red and white-eyed appeared in equal ratio, but very interesting case is that half of the male were red-eyed and half of the white-eyed. Similar in case with female flies. अब इसने ये कहना क्या चाहता है हम देखते हैं. सिंपल सी बात है, बस इसने बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ है. सिंपल बात ये है कि इसने पहले क्या किया था, ये बेचा हुआ था. इसने देखा कि ड्रोसोफिला का जो आंखों का कलर है वो वाइट है. फिर इसमें क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए. फिर उसे पता चला कि वो ट्यूब ब्रीडिंग है वाइट आइड फ्लाइज की. अब इसने किया क्या, वो मेल था, मेल जो कि वाइट है, डब्ल्यू से मैं शो कर रही हूँ. इसने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया फीमेल को जो कि रेड थी. F1 जनरेशन में क्या मिला, ऑल जो भी थे हमारे पास रेड आइड थे. क्यों रेड आइड थे, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है. अगर लेकिन इसके पास कोई कैरियर होगा, अगर आप बनाएंगे जीनोटाइप तो ये जरूर नहीं है सब रेड आइड थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनमें एक्स आर था. एक्स आर मीन्स डोमिनेंट. कुछ ऐसे थे जिसमें एक्स आर था, एक्स आर. कुछ ऐसे भी थे जिनमें एक्स आर था मीन्स डोमिनेंट. मीन्स क्या, मैं व्हाइट से शो, रेड और व्हाइट से शो कर रही हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा. एक्स आर मीन्स एक्स आर और एक्स डब्ल्यू और एक्स आर और वाई. ठीक है. अब क्या हुआ कि जब रेड व्हाइट से क्रॉस करेगा तो रेड बनेगा, भली व्हाइट है इसमें मौजूद. और अगर रेड व्हाइट, सॉरी यहाँ पे रेड कर दें दोनों, अगर रेड व्हाइट से करेगा तब भी रेड बनेगा और यहाँ पे भी रेड. मीन्स ये जो भी F1 रेशो बना हमारे पास वो सारे भली रेड हो, लेकिन उसमें हेट्रोजाइगस भी करेक्टर मौजूद है. हेट्रोजाइगस है ये दोनों होमोजाइगस है. अब जब दोबारा मैं इनको व्हाइट के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये एक व्हाइट है, जरूर व्हाइट होगा. इसका मतलब 3:1 मिल गया था. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसको व्हाइट करवाया तो एक ऐसा ड्रोसोफिला मिला जो कि व्हाइट मिला, लेकिन रिजल्ट कुछ उल्टे हो गए जब इसने फीमेल की पोजीशन अल्टर की. जब इसने देखा कि व्हाइट आइड फीमेल है, व्हाइट आइड फीमेल है, मीन्स क्या हुआ आप खुद सोचें, दोनों पे डब्ल्यू होगा. अगर एक पे भी रेड होता, डोमिनेंट एलील होती, तो ये रेड होता, व्हाइट नहीं होता. जब इसने रेड आइड मेल के साथ करवाया, ये हम क्रॉस करते हैं. अब रेड आइड मेल मींस रेड है, आर होगा और वाई. जब इसने क्रॉस करवाया एक्स डब्ल्यू एक्स आर का किया, एक्स डब्ल्यू एक्स आर, फिर जब उसके साथ करवाया एक्स डब्ल्यू वाई. ठीक है. फिर करवाया एक्स डब्ल्यू एक्स वाई. ये कैसे, इसके दो गैमीट्स बना दें, इसके अलग अलग कर दें, इसके भी कर दें अलग अलग. पहले इसको लें, इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं, पहले इसको लें फिर दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं. इसका सेम है, इजी मेथड क्या है, बॉक्स बना ले, मैंने तो ऐसे ही किया है. अब अगर मैं देखूं यहाँ पे रेड मौजूद है मींस रेड होगा, यहाँ पे भी रेड मौजूद है मींस रेड होगा, यहाँ पे व्हाइट है तो व्हाइट होगा, रेड नहीं है यहाँ पे भी व्हाइट होगा. मीन्स उसकी बात सही थी कि 50% जो थे रेड थे, 50% मेल जो थे वो हमारे पास व्हाइट थे. क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो फीमेल थी वो डोमिनेंट थी व्हाइट कलर में, उसके पास जो दोनों जो जीन्स थी वो व्हाइट के लिए थी. अगर वो एक भी जीन देगी तो जो मेल होगा या फीमेल वो तो व्हाइट होनी ही थी ना, इसलिए हाफ हाफ इसने लिखा, या 50-50% आप कर दें. ये बस यही कहना चाहता था. अगर आप इसकी F2 जनरेशन भी देखते, F2 जनरेशन में इनके गेमीट्स बन जाते, तब भी हमें रेशो ऐसे ही मिलते कि जो फीमेल थी उनमें हाफ जो होती वो रेड होती एंड हाफ जो हमारे पास होंगी वो व्हाइट होंगी. ठीक है. ये देखें, अगर F2 जनरेशन देखें तो हाफ मेल रेड थे लेकिन हाफ मेल व्हाइट थे. अगेन फीमेल्स भी दोनों टाइप्स की थी. आधी जो थी हमारे पास कौन सी थी, रेड होंगी, आधी हमारे पास कौन सी होंगी, व्हाइट होंगी. क्योंकि हमने अब इसमें ये किया है, जब व्हाइट आइड फीमेल होगा, मेल है, अगर हम फीमेल का उल्टा करें तो लाजमन जो मेल होगा वो व्हाइट होगा. ठीक है. जो इसने क्रॉस 2 में किया. होप सो ये क्लियर होना चाहिए. फिर से एक बार पढ़ना आप खुद. अब क्या है, टी.एच. मॉर्गन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड, उसने क्या कंक्लूड किया, आई कलर इन द ड्रोसोफिला इज प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम, द वाई क्रोमोसोम कैरी नो अलील फॉर आई कलर.
अब देखें यहाँ पे यह बात हमने यहीं पे 2 क्रॉसेस में प्रूव कर दी। अगर फीमेल जो जीन जो अलील ट्रांसफर करेगी, अगर वो मेल हुआ फीमेल होगा वही कलर आएगा। वाई के पास कोई अलील नहीं, यहाँ पे इसलिए मैंने लिखी भी नहीं, कोई अलील नहीं है जो कि कलर शो करेगी, सिर्फ एक्स ही है ड्रोसोफिला में जो कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप यहीं पे देखने, अगर यहाँ पे एक्स डब्ल्यू इसने मेल को दिया तो उसका कलर व्हाइट हुआ, एक्स डब्ल्यू मेल को मिला कलर व्हाइट हुआ। अगर यहाँ पे भी व्हाइट होता तो फीमेल भी व्हाइट होती। अगर यहाँ पे एक्स डब्ल्यू की वजह की जगह पे आर होता, अगर ये आर वाला देती इसको रेड कलर तो मेल क्या होता, रेड कलर होता। अगर आर नहीं देती डब्ल्यू देती तो व्हाइट कलर होता। इसका मतलब यहीं पे कंक्लूजन हो गया कि जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है वही कलर ऑफ आईज इन द ड्रोसोफिला के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मेल के पास कोई ऐसी अलील नहीं है जो कि कलर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है।